हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। आज के वीडियो में मैं आपको एक डिटेल्ड प्लान देने वाला हूं जिसका एप्लीकेशन से यू कैन कंप्लीट द एंटायर मेंस इन 5 मंथ्स। अब आप पूछोगे सर इस प्लान में आप क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम बेसिक। अगर आप स्टार्टर हो, अगर आपने प्रीवियस अटेम्प्ट भी दिया है, आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं एकदम बेसिक से बताने वाला हूं। एंड मैंने देखा है मेंस प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिस वजह से उनका प्रीलिम्स तो निकल जाता है लेकिन मेंस कभी नहीं निकलता। तो ये सारे मिस्टेक्स भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। बिफोर आई टेल यू कि मेंस प्रिपरेशन एग्जैक्टली कैसे करना है, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। आपका रैंक, नॉट जस्ट योर रैंक, योर सर्विस, योर कैडर, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय योर मेंस मार्क्स। एंड मेंस मार्क्स क्यों बोल रहा हूं, आप पूछोगे सर इंटरव्यू मार्क्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे मेंस के जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है इस 1750, इंटरव्यू के 275 है, तो अप्रोक्सीमेटली 87% जो मार्क्स आते हैं वो मेन से आते हैं। एंड इंटरव्यू में अगर आप देखोगे इट इज 275 मार्क्स, तो क्लोज टू 13% इसका इंपॉर्टेंस है। एंड अगर आप रैंक वन के भी मार्क्स देखोगे, उन्हें टोटल इंटरव्यू एंड अगर आप जीएस मेंस के मार्क्स टोटल कैलकुलेट करोगे, टोटल मार्क्स में से उनको 51% मिले हैं। सो इफ यू वांट टू गेट अ रैंक, आपका मेंस इज द की। नेक्स्ट इज, अगर आपको टॉप 100 में आना है तो यू हैव टू गेट 48% आउट ऑफ द 2025 मार्क्स। एंड लिस्ट में आना है, ये मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, इज 46%। तो ये चीज ध्यान में रखिए, मेंस जब तक कमांड पर नहीं है यूपीएससी में रैंक नहीं आएगा। एंड हमने हमेशा देखा है जिन स्टूडेंट्स का मेंस रेडी है बिफोर दिसंबर, क्योंकि दिसंबर में बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन दिसंबर से पहले जिनका मेंस रेडी नहीं है ना, वो कभी उनका रैंक नहीं आता है। हमने देखा था हर्षिता गोयल के साथ, मुदिता बंसल के साथ, उन्होंने क्या किया था कि प्रीलिम्स प्रिपरेशन से पहले 4 से 5 महीने उन्होंने डेडिकेटेडली मेंस प्रिपरेशन किया है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आप देखोगे वी हैव हाउ मेनी पेपर्स इन मेन सिलेबस, 7 पेपर्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ईच कैरिंग 250 मार्क्स। राइट फ्रॉम ऐसे पेपर है, देन जीएस 1 2 3 4 है, एंड ऑप्शनल के 2 पेपर्स है। एंड ईच ऑफ दिस पेपर रिक्वायर्स यूनिक स्ट्रेटजी, उनके डेडिकेटेड नोट्स रखते हैं, एक अप्रोच अलग रहता है। एंड ईच पेपर में जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक बुक पढ़ के आप एक सब्जेक्ट निकाल सकते हो, ऐसा नहीं होने वाला है। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, तभी वो पेपर निकलेगा। तो इमेजिन कीजिए कि आपको 7 पेपर लिखने हैं, एंड उसमें भी अगर आप टाइम नोटिस करोगे बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, तो प्रीलिम्स हमारा 24 मई को है, मेंस 21 अगस्त को है अगले साल 2026 में, एंड टाइम पीरियड 89 डेज है। एंड दीज 89 डेज आर लिटरली नॉट सफिशिएंट फॉर एंटायर मेंस प्रिपरेशन। तो टॉपर्स ऐसे नहीं कि वो 89 डेज में पूरा मेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका एक्चुअल मेंस प्रिपरेशन इज रेडी बिफोर दिसंबर। ये 89 डेज में वो क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं उनके नोट्स का, सेकेंडली आंसर राइटिंग और ज्यादा करते हैं, टेस्ट सीरीज करते हैं, करंट अफेयर से अपडेट करते हैं। ये 89 डेज में होगा। 89 डेज में कभी मेंस प्रिपरेशन नहीं हो सकता। एंड जितने भी टॉपर्स है, टेक इट फ्रॉम एनी टॉपर, उनका मेंस प्रिपरेशन वाज रेडी इवन बिफोर दे स्टार्टेड प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो मैं हमेशा यही बोल रहा हूं, अभी एक गोल्डन पीरियड है, आपके पास 89 डेज नहीं है, these 89 days plus 150 days from now onwards till December, आपके पास एक्स्ट्रा 150 डेज है, एंड these 89 डेज, तो आपके पास 240 डेज है, ऐसा समझ के आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एंड अगले साल के रैंक्स अभी से डिसाइड होते हैं। कब डिसाइड होंगे, अगर जो स्टूडेंट्स दिसंबर तक जिनके मेंस रेडी है वही एलिजिबल है टू गेट इनटू द लिस्ट। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होने वाला है कि आप प्रीलिम्स के बाद मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा मेंस का और मेरा रैंक आएगा। तो आपका रैंक इज गोइंग टू बी डिसाइडेड टिल दिसंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए। तो अभी प्रीलिम्स पर फोकस मत कीजिए, अभी फोकस करने का टाइम है मेंस पर। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो 89 डेज मैंने बताया था, उसमें मैक्सिमम क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकता है, टेस्ट सीरीज आप लिख सकते हो, एंड करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए। मूविंग टू द राइट स्ट्रेटेजी, एक तो हम मैक्रो स्ट्रेटेजी देखेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यही बताया था। फ्रॉम अगस्त टिल दिसंबर, एटलीस्ट टिल मिड दिसंबर, आपको क्या फोकस करना है, आपको फोकस करना है ऑन मेंस प्रिपरेशन। यहां कंप्लीट फोकस मेंस प्रिपरेशन पर चाहिए, दैट इज कंप्लीटिंग योर जीएस 4 पेपर एंड एटलीस्ट 1 ऑप्शनल पेपर यहां हो सकता है। एंड ऐसे का भी प्रिपरेशन आपको यहां, आपको बेस उसका फाउंडेशन बनाना है। तो मेंस प्रिपरेशन इज फ्रॉम अगस्त टिल दिसंबर, एंड मिड दिसंबर से 24 मई तक आपको कंप्लीटली प्रीलिम्स प्रिपरेशन करना है। इस फेज में भी एक चीज बताना चाहता हूं, जो दिसंबर वाला फेज है ना, ये एक ट्रांजिशन फेज है, इसलिए इस
फेज में मैं मेजरली रिकमेंड क्या करता हूं, इस फेज में आपको GS1 करने की जरूरत है, क्योंकि GS1 में अगर आप सिलेबस नोटिस करोगे, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है, ये बहुत सारा सिलेबस हमारा GS1 का और प्रीलिम्स का मैच करता है। तो इस फेज में हमें GS1 करना है एंड साइमल्टेनियसली हमें ट्रांजिट करना है टुवर्ड्स प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो यहां आपका GS1 होगा। नेक्स्ट, अगर आप मेंस प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एक चीज ध्यान में रखिए, दिस इज कॉमन फॉर बोथ GS एंड ऑप्शनल, दोनों के लिए कॉमन है। हमेशा स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट्स हमेशा जब मेंस प्रिपरेशन की बात आते हैं उनका कंप्लीट फोकस किस पर होता है, आंसर राइटिंग करता हूं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता हूं, लेकिन इट इज इनकम्प्लीट प्रिपरेशन। दो टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेंस प्रिपरेशन, बट इट इज नॉट इनफ। ये चार्ट से आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी कि अगर आपको मेंस प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करना है, आपको दोनों पिलर्स पर काम करना पड़ेगा। इसमें जो फर्स्ट पिलर है इज विथ रिस्पेक्ट टू कंटेंट पार्ट है। सो जब भी आप मेंस प्रिपरेशन कर रहे हो, एक चीज ध्यान में रखिए, अल्टीमेटली आपका जो एग्जामिनर है वो कंटेंट देखने वाला है। स्ट्रक्चरिंग कैन बी लर्नड इन अ वेरी क्विक फॉर्मेट, लेकिन आप अगर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपके पास राइट कंटेंट नहीं है, तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे एंड द एग्जामिनर वुड इजीली आइडेंटिफाई इट। इसलिए आपको कंटेंट एंड आंसर राइटिंग दोनों पर इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। मैंने आज एक नया ट्रेंड देखा है कि स्टूडेंट सिर्फ डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चरिंग सीख रहे हैं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंटेंट वो मिस कर रहा है। अब कंटेंट पढ़ना मतलब क्या, यू शुड हैव अ डिटेल कवरेज ऑफ एंटायर मेन सिलेबस, राइट फ्रॉम GS1, GS2, GS3, GS4। आपका पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए। सिर्फ कवर नहीं होना चाहिए, हर एक टॉपिक पर आपके 2 पेजर नोट्स होने चाहिए। ये कैसे होने चाहिए मैं आगे लेक्चर में बताऊंगा। नेक्स्ट इज यू शुड हैव एनरिचमेंट। आपका एम ये नहीं है कि आपका सिर्फ सिलेक्शन हो, आपका सिलेक्शन अच्छे रैंक से हो। एम ये नहीं है कि सिर्फ आपको इंटरव्यू कॉल आए, आपका एम होना चाहिए कि जब भी मैं मेंस लिखूं आपका रैंक टॉप 100 में आए, तभी आपको एक अच्छी सर्विस मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सिलेबस कवरेज के साथ एनरिचमेंट भी बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस वुड टेक यू फ्रॉम इंटरव्यू to top 100। and last and most important is brainstorming part। basically brainstorming क्या है, हम जो यूजुअली मेंस प्रिपरेशन क्या करते हैं, मैंने बहुत बार देखा स्टूडेंट को सिर्फ रीड करते हैं या राइट करते हैं, दैट इज देयर पुटिंग इंफॉर्मेशन इनटू देयर ब्रेन, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रिट्राइवल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। अब ये कैसे होगा, इज थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमें अल्टीमेटली क्या करना है, हमें रिट्राइव करना है इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी देयर इन आवर ब्रेन। तो मैंने यहां इस चीज की बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो सिर्फ वन वे पर काम करते हैं, दैट इज पुटिंग इंफॉर्मेशन इनटू ब्रेन, लेकिन ब्रेन से निकालने के लिए जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, वेयर यू थिंक ऑन अ डेली बेसिस, वो कोई नहीं करता है। तो ये हो गया कंटेंट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आता है आंसर राइटिंग स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग इज बेसिकली हाउ डू यू डिवाइड योर आंसर। आपका जो कंटेंट है वो एग्जामिनर को इजी फॉर्मेट में आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को कैसे फुलफिल कर रहे हो, इस पर फोकस होता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। आप फ्लो चार्ट्स कैसे ड्रॉ कर रहे हो, आप एग्जामिनर का काम कैसे ईज आउट कर रहे हो थ्रू फ्लो चार्ट्स एंड थ्रू बेटर प्रेजेंटेशन, आपको यहां इंपॉर्टेंट सीखना जरूरी है। देन यू हैव टू हैव सम रेडीमेड टेम्पलेट्स, कि जब भी हम आंसर राइटिंग लिख रहे हो आपको कुछ रेडीमेड टेम्पलेट चाहिए, कि अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर क्वेश्चन आता है, या फिर नक्सलिज्म पर क्वेश्चन आता है, या इंटरनल सिक्योरिटी पर क्वेश्चन आता है, यू शुड हैव सर्टेन बेसिक टेम्पलेट्स। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो यहां आपको टेम्पलेट चाहिए कि मेरा प्रोडक्शन लेवल में क्या इश्यूज है, पोस्ट हार्वेस्ट में क्या इश्यूज है, मार्केटिंग में क्या इश्यूज है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल इश्यूज। तो इस फॉर्मेट में आपके रेडीमेड टेम्पलेट चाहिए ऑन एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस। एंड लास्ट इज टाइम स्पेस मैनेजमेंट, जिसको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। सो बिफोर यू स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन, एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस करते हैं। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं, दैट इज यू हैव टू डाइव इनटू द सिलेबस, अंडरस्टैंड द सिलेबस। मैंने एक चीज नोटिस की है, स्टूडेंट्स डायरेक्टली आंसर राइटिंग करते हैं या नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसा करना वेस्ट है अगर आप पहले ये 5 दिन ये चीजें नहीं करते हो। इसमें फर्स्ट 5 डेज में आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू द सिलेबस ऑफ मेंस एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म। जब तक आप टर्म्स को समझोगे नहीं, आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे। मैंने देखा है स्टूडेंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग टर्म्स। तो मैं चाहता हूं फॉर फर्स्ट 5 डेज go to the GS syllabus and आपके ऑप्शनल सिलेबस and understand and engrain each and every term। जो भी सिलेबस में टर्म दिया है उसको समझिए, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं आप इंटरलिंक नहीं कर पाओगे, जब तक समझोगे नहीं आप करंट अफेयर्स के साथ उसको लिंक नहीं कर पाओगे, एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो समझना of the terms of syllabus is the most important thing। To give you an example, मैं हमेशा संकल्प मेंस बैच में यही बोलता हूं कि स्टूडेंट्स को कि पहले 5 दिन क्या करो,
ईच एंड एवरी टर्म। ई गवर्नेंस क्या है आपको सिर्फ समझना है। अगर जब तक आपको वो टर्म समझ नहीं आती है आप उसके बारे में ज्यादा पढ़ नहीं सकते। तो अगर किसी ने नींद में से उठाया एंड पूछा कि ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, या सिटीजन चार्टर क्या होता है, जो हमारे GS2 के सिलेबस के पॉइंट्स हैं, आपको पहले 5 दिन यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने टर्म्स अंडरस्टैंड नहीं किए यू विल नॉट बी एबल टू मेक प्रॉपर नोट्स। तो फर्स्ट 5 days गिव टाइम टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म्स। जैसे GS1 में सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म, उसका मीनिंग क्या है ये समझो। रीजनलिज्म का मीनिंग क्या है, कम्युनलिज्म का मीनिंग क्या है, ये समझने में आपको टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, जब आपने सिलेबस समझा है देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कंटेंट डेवलपमेंट। अब कंटेंट डेवलपमेंट में जैसे मैंने बोला यू कैन स्टार्ट विद GS2 या GS3 देन मूव टू GS4 एंड लास्ट इज GS1 जैसे मैंने बताया, विच इज अलाइन विद योर प्रिलिम्स पार्ट। अब कंटेंट डेवलपमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक टॉपिक को लेके भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एक टॉपिक पर आपके नोट्स बनने चाहिए। कंटेंट डेवलपमेंट मतलब क्या, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। एंड ये नोट्स किस फॉर्मेट में होने चाहिए, ये आंसर राइटिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। आंसर्स में आप क्या लिखते हो, आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, आप बॉडी लिखते हो एंड कंक्लूजन लिखते हो। तो इसी फॉर्मेट में आपके नोट्स होने चाहिए। अब ये नोट्स कैसे बनाना है उसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया है एंड इफ यू फॉलो दिस यू विल बी एबल टू मेक नोट्स ऑन एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस। आप खुद से बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बना सकते हो। सो अगर आपको नोट्स बनाना है, मैं एग्जांपल दूंगा आगे। तो अगर सिलेबस का एक पॉइंट लिया आपने, GS3 से स्टार्ट किया एंड आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर नोट्स बनाना है, तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू द बेसिक्स। आप पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप अंडरस्टैंड कीजिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, हाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट इट। तो हमेशा बेसिक्स पार्ट पर आपको फोकस करना है, दैट इज व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट इट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स पर आपको पहले पढ़ना है। सेकंड लिस्ट, जब आपने ये बेसिक्स पढ़ लिया यू हैव टू गो थ्रू द PYQs टू अंडरस्टैंड कि इसमें UPSC किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्या माइक्रो थीम्स पर ये चीजें फोकस कर रहा है। जब आपने बेसिक्स पढ़ लिया है, आपने PYQ का ट्रेंड देखा है, आपने देखा है कि इस टॉपिक पर UPSC कैसे क्वेश्चन बना रहा है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको खुद के नोट्स बनाना है बेस्ड ऑन द कंटेंट व्हिच यू हैव रेड हियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, दैट अगर मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बात कर रहा हूं तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अगर UPSC का सिलेबस देखूंगा तो यहां आपको पता चलेगा कि UPSC ने पूछा है कि व्हाट इज द स्कोप। पहले आपको क्या ढूंढना है, आपको नेट से या कोई बुक से या कोई नोट से आपको पहले क्या करना है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का स्कोप देखना है, फिर सिग्निफिकेंस देखना है, देन लोकेशन, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या रिक्वायरमेंट्स है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या इश्यूज है। इस टॉपिक पर पहले आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना है एंड आपको इन चीजों पर पढ़ना है। नेक्स्ट इज, जब आप ये चीजें पढ़ोगे उसके बाद आपको देखना है कि इसके और क्या डायमेंशंस UPSC पूछ रहा है एंड और कौन से माइक्रो थीम्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ PYQs देख रहे हो तो आपको पता चलेगा यहाँ स्कोप पूछा है UPSC ने एक बार, सिग्निफिकेंस पूछा है, अपॉर्चुनिटीज पूछा है, चैलेंजेस पूछा है। सो यू हैव टू ऐड दीज पॉइंट्स टू योर नोट्स, तभी आपका क्या होगा, नोट्स कंप्लीट होंगे। तो आपने बेसिक्स भी कर लिया सिलेबस के हिसाब से, देन आपने PYQ थीम्स भी देख लिया एंड यू आर एबल टू ऐड स्पेसिफिक पॉइंट्स टू योर नोट्स। तो आपको जब नोट्स बनाने हैं यू हैव टू एंश्योर कि आपके नोट्स पॉइंट वाइज फॉर्मेट में हो। सेकेंडली इंपॉर्टेंट क्या है कि वो नोट्स आपको समझने चाहिए, वो बहुत ब्यूटीफुल नोट्स नहीं होने चाहिए। दिस नोट शुड बी अंडरस्टूड बाय यू, इट इज नॉट फॉर रीडिंग फॉर अदर्स। तो ये ध्यान में रखिए कि बहुत ब्यूटीफुल नोट्स के पीछे मत जाइए, लेकिन सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी आप कोई पॉइंट लिख रहे हो कि व्हाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, उसके साथ आप डेटा फैक्ट्स भी आप ऐड करने की कोशिश कीजिए एंड इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके नोट्स बना सकते हो। सो सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स मेकिंग में क्या है कि हमें आंसर राइटिंग फॉर्मेट में नोट्स बनाना है। दैट इज, आंसर राइटिंग में क्या होता है, यू हैव इंट्रोडक्शन, यू हैव बॉडी एंड कंक्लूजन। बॉडी वाले पार्ट्स कौन से हैं, दैट इज स्कोप हो गया, अपॉर्चुनिटीज हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया, चैलेंजेस एंड इंपीडिमेंट्स हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, ये मेरे बॉडी के पार्ट है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंट्रोडक्शन आपके पास चाहिए। जैसे मैंने यहां, अगर आप देखोगे मैंने मेंस एनरिचमेंट के भी सेशंस कुछ यूट्यूब पर डाले हैं। यहां क्या हो सकता है, आप इंट्रोडक्शन में डेटा लिख सकते हो या स्पेसिफिक कोट लिख सकते हो या डेफिनेशन लिख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन कुड बी वन फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इज, आपने जब देखा कि यहां स्कोप पूछा है, सिग्निफिकेंस पूछा है, तो यू ऐड ऑल दीज पॉइंट्स इनटू योर नोट्स। आप ये सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में आ सकते हैं। जैसे यहां देख रहे हो तो डेफिनेशन मैंने बताया है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट बताया ऑफ फेमस पर्सनालिटी वो ऐड किया है, इकोनॉमिक सर्वे क्यों बताता है, क्यों इट इज एन इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा है, यू हैव लॉट ऑफ FDI कमिंग इनटू इट, इसका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है इसलिए सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट इज चैलेंजेस, UPSC ने पूछा है तो आई हैव चैलेंजेस रिटन
रिटन डाउन इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। चैलेंजेस कौन से हैं, एक अपस्ट्रीम चैलेंजेस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या है, एंड स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या है, एंड डिमांड साइड चैलेंजेस क्या है। इस फॉर्मेट में मेरे चैलेंजेस भी रेडी है। तो यूपीएससी ने पीवाईक्यू थीम में चैलेंजेस पूछा है तो आई शुड हैव दैट इन माय नोट्स। एंड सिर्फ चैलेंजेस लिखना जरूरी नहीं है, उसके साथ आपको डेटा पॉइंट्स भी ऐड करने की जरूरत है। आप सिर्फ ये चीज नहीं बोल सकते हो कि प्रोडक्टिविटी कम है, कितनी प्रोडक्टिविटी कम है, आपको डेटा पॉइंट्स के साथ इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये संकल्प मेंस बैच के स्टूडेंट्स के नोट्स है हमारे, इसलिए मैं उससे एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि बैच में भी हम यही करते हैं, हम एंश्योर करते हैं कि हर एक टॉपिक पर स्टूडेंट्स के हैंड रिटन नोट्स हो इन आंसर राइटिंग फॉर्मेट, जहां इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन पीवाईक्यू थीम के बेसिस पर हम तैयार करवाते हैं एंड कॉम्प्रिहेंसिवली टॉपिक सिखाते हैं, स्टूडेंट्स उनके नोट्स बनाते हैं एंड एवरी डे इसे शेयर करते हैं। एंड उसके बाद वी गिव देम 2 क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, जिसे वो लिख के सबमिट करते हैं, वो इवैल्यूएट होता है। एवरी 15 सेशंस के बाद टेस्ट होता है, जिससे फिर से हम उसके आंसर्स इवैल्यूएट करते हैं एंड पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। अगेन संकल्प मेंस बैच में एंड ओवरऑल हर एक टॉपर बोलता है कि खुद के हैंड रिटन नोट्स चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इससे रिवीजन होता है, एक्टिव लर्निंग होता है, अपडेट कर सकते हैं। एंड जब तक आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपने देखा होगा रिजल्ट के बाद बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स आते हैं मार्केट में, लेकिन वो नोट्स उनके हैं, आपको उनसे गाइडिंग लाइट मिलेगी, आपको उनसे हेल्प ले सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली जो स्टूडेंट अपने खुद के नोट्स बनाएगा उन्हीं का सिलेक्शन होता है। हमारा एक स्टूडेंट है मेघराज, उसने 70 पेजेस में GS3 कंप्लीट किया है। अब इमेजिन कीजिए, यू हैव 400-500 पेजेस का बुक है, पीडीएफ है, आप उसे लास्ट मिनट रिवाइज कर पाओगे क्या? GS1 GS2 पेपर देखे आओगे, उसके बाद क्या है, टाइम कितना कम है, अगेन मॉर्निंग में GS3 का पेपर है, उस टाइम फ्रेम में क्या पढ़ोगे? आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स ही पढ़ोगे, वो मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। एंड यही चीज लास्ट में होता है, तो इसलिए हैंड रिटन नोट्स बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज एनरिचमेंट। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप नॉर्मल आंसर लिखोगे तो क्या होगा, एवरेज नंबर आएंगे। नाउ स्टूडेंट्स हैव बिकम वेरी स्मार्ट, वो डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, इंट्रोडक्शन में डेटा फैक्ट्स ऐड करते हैं, हर एक पॉइंट के साथ एग्जांपल्स लिखते हैं, तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपके आंसर्स में, तभी क्या होगा, यू विल हैव दैट एज इन योर मेंस एग्जामिनेशन। सो बेसिकली आपका प्लान क्या होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट? दैट इज यू कैन स्टार्ट विद GS2 या GS3 से स्टार्ट कर सकते हो, देन मूव टू GS4 एंड लास्ट में GS1 करना है। इसमें हर एक टॉपिक सिलेबस से लेना है, सिलेबस के पॉइंट्स एंड पीवाईक्यू के बेसिस पर नोट्स बनाना है, हैंड रिटन नोट्स बनाना है। नोट्स भी आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ही चाहिए, इट कैन नॉट बी जस्ट रैंडम पैराग्राफ वाइज नोट्स नहीं हो सकते हैं, उसे आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ही रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें आंसर्स ही लिखने हैं। एंड एम क्या होना चाहिए, आपने हर एक वीक का एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, मुझे एक वीक में इंटरनल सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट कवर करना है, नेक्स्ट वीक में एग्रीकल्चर रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए, थर्ड वीक में मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर होना चाहिए। तो ये सारा आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। मोर ओवर अगर आपको पीवाईक्यू आपको सब्जेक्ट वाइज चाहिए, आप टॉपिक वाइज चाहिए, तो ऑलरेडी हमने पीवाईक्यू बुक हमारे कंप्लीटली फ्री दिया है हमारे वेबसाइट पर। आप जाके चारों पेपर का डाउनलोड कर सकते हो, हमने उसमें डिटेल आंसर भी दिया है, उसको सेग्रीगेट भी किया है, सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट किया है, टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया है एंड ईयर वाइज भी सेग्रीगेट किया है। प्लीज जाके देखिए, कंप्लीटली फ्री है फॉर ऑल द स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट आता है आंसर राइटिंग स्ट्रक्चरिंग। आंसर राइटिंग स्ट्रक्चरिंग का बहुत ज्यादा हवा बना के रखा है कि बहुत डिफिकल्ट है। आई वुड लाइक टू टेल यू, वी हैव मेड अ वेरी प्रिसाइज सेशन कि आंसर राइटिंग कैसा होना चाहिए। मैंने बहुत सारे कॉपीज एनालाइज किए, मोर देन 100 टॉपर्स के कॉपीज एनालाइज किए हैं एंड बेस्ड ऑन दैट आई हैव मेड दिस वीडियो। सेकेंडली मुदिता बंसल का भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो जहां उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चरिंग एक्चुअली कैसा है। अगर आप ये दोनों फॉलो करोगे तो आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि कैसे नोट्स बनाने हैं। इसके वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड इससे अलावा कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ क्या कर सकते हो, आप डेली 30 मिनट्स दे सकते हो रीडिंग टॉपर्स कॉपी, स्पेशली फॉर GS एंड ऑप्शनल। आप क्या कर सकते हो कि टॉपर्स के कॉपीज देखिए, वो कैसे स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, वो कैसे डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्टली टॉपर का कॉपी रीड मत कीजिए, पहले आप ट्राई कीजिए कि इसका स्ट्रक्चरिंग क्या होगा। मैं इससे स्ट्रक्चरिंग बोल रहा हूं, कंटेंट नहीं, स्ट्रक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा इससे लेने का कोशिश कीजिए। तो ये स्ट्रक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। ये भी आप टॉपर्स कॉपी से सीख सकते हो। मुदिता बंसल का जो वीडियो है ना, which I have taken with her, comprehensive है, वन स्टॉप है, शी इज वन ऑफ द हाईएस्ट GS में उनके नंबर्स आए। तो अगर आप उसको फॉलो करोगे, नो नीड टू रीड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, आप उसको ब्लाइंडली वो स्ट्रक्चरिंग फॉर्मेट को आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट इज, अगर आप यहां देखोगे, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज टाइम स्पेस मैनेजमेंट। बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ते तो बहुत है, नोट्स भी बहुत बनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो उनको लगता है कि जब मैं टेस्ट दूंगा वही प्रैक्टिस है। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे टेस्ट सीरीज एंड डेली आंसर राइटिंग में कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, आई वुड लाइक टू टेल यू डेली आंसर राइटिंग बहुत इफेक्टिव है। हमने संकल्प मेंस बैच में इस बार हर सेशन के बाद 2 क्वेश्चन देते हैं,
वो स्टूडेंट्स लिखता है, उसे इवैल्यूएट भी करते हैं। डेली आंसर राइटिंग, इससे क्या होगा, डेली इंप्रूवमेंट होगा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इज, जब आप डेली आंसर राइटिंग करोगे तो आपको आपके मिस्टेक्स इजीली आइडेंटिफाई होंगे, एंड मेंटर से जब आप बात करोगे तो वो बताएगा कि क्या चीजें गलत हो रही है। टेस्ट सीरीज में क्या प्रॉब्लम है कि टेस्ट सीरीज लिखना जरूरी है, लेकिन टेस्ट सीरीज कब लिखना जरूरी है, क्योंकि आप जब डेली आंसर राइटिंग कर रहे हो एंड अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको आंसर्स लिखने हैं, जहां आप 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, तो ये टेस्ट सीरीज से चेक होता है। ये कब होगा, जब आपके डेली आंसर राइटिंग डन है, आपने नोट्स बनाए हैं, आपने स्ट्रक्चरिंग सीखा है। अगर आपका ये सारा डन है तब आप टेस्ट सीरीज लिखना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए, टाइम स्पेस मैनेजमेंट के लिए डेली आंसर राइटिंग इज क्लोज टू 70% इंपॉर्टेंट एंड 30% इज टेस्ट सीरीज। सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके क्या होता है, मैंने देखा है स्टूडेंट्स एक टेस्ट देते हैं, उनके नंबर कम आते हैं। क्यों नंबर कम आता है, क्योंकि उन्होंने कभी नोट्स नहीं बनाए, कभी डेली आंसर राइटिंग नहीं किया, कभी स्ट्रक्चरिंग सीखा नहीं, डायरेक्टली टेस्ट को जाते हैं। उससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस लो होता है। वो 2 टेस्ट देते हैं एंड उसके बाद एक भी टेस्ट नहीं देते हैं। इसमें फायदा किसका होता है, फायदा कोचिंग इंस्टीट्यूट का होता है। तो मेरा ये हमेशा कहना है, आपको पहले डेली आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरिंग सीखना पड़ेगा, कंटेंट चाहिए, नोट्स चाहिए। जब तक नोट्स नहीं है तो क्या लिखोगे, आपके पास पॉइंट्स ही नहीं है। आपने स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छे तरीके से सीख ली, लेकिन पॉइंट्स ही नहीं है, आप रिकलेक्ट ही नहीं कर पाते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर पाते हो, तो क्या होगा, टेस्ट सीरीज इज वेस्ट। तो मेक श्योर पहले कंटेंट बनाइए, स्ट्रक्चरिंग सीखिए, डेली आंसर राइटिंग कीजिए एंड फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट एडवाइस है। एंड टाइम बाउंड मॉक टेस्ट एवरी 15 डेज एटलीस्ट आपको देना चाहिए। नेक्स्ट इज डेली आंसर राइटिंग में आइदर यू कैन इवैल्यूएट योर आंसर्स बाय मेंटर या पीयर या सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन विद मॉडल आंसर इज आल्सो अ वेरी गुड वे ऑफ इवैल्यूएटिंग आंसर्स। या आप हमारे जो टॉपर्स के आंसर कॉपीज है वही क्वेश्चन लिखिए, फिर टॉपर्स का आंसर देखिए। दैट इज आल्सो अ वे ऑफ डेली आंसर राइटिंग एंड इवैल्यूएटिंग। नेक्स्ट इज इंप्रूवमेंट कम्स ऑन अ डेली बेसिस। जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि राइट डेली, इट कैन नॉट बी कि मैं पहले पढ़ लेता हूं और फिर लिखूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको एम रखिए कि एटलीस्ट यू राइट 400 to 500 क्वेश्चंस बिफोर दिसंबर। अगर आपको इतना आप लिख पाओगे बोथ डेली आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज में, तो यू हैव अ वेरी गुड चांस, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता अगर आपने ये किया है। तो अल्टीमेटली क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मेंस प्रिपरेशन में क्वालिटी कंटेंट है एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, तभी रिजल्ट आएगा। सिर्फ इससे भी नहीं आएगा और सिर्फ इससे भी नहीं आएगा, दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू बी इन द लिस्ट। एंड हम संकल्प मेंस बैच में यही कर रहे हैं। संकल्प मेंस बैच में अगर मैं पूरा प्रोसेस बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं, हम 3-4 पिलर पर इसमें काम करते हैं। फर्स्ट पिलर क्या है, इज विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट। कंटेंट में वी टीच एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस। साइड बाय साइड जब हम सिखाते हैं तो स्टूडेंट्स को ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाते हैं। वी जस्ट डू नॉट गिव हिम वन वे कंटेंट। पहले हम उसे सोचने को मजबूर करते हैं इन क्लास, जिससे उसकी थिंकिंग प्रोसेस भी डेवलप हो। उसके बाद वो पूरा टॉपिक सिखाते हैं बोथ फ्रॉम स्टैटिक एंड करंट एस्पेक्ट। अगर मैं एग्जांपल दूं नक्सलिज्म का, तो नक्सलिज्म हम पूरा सिखाएंगे। व्हाट आर द रीजंस फॉर नक्सलिज्म, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रहा है, क्या चैलेंजेस है, एंड व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ नक्सलिज्म, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, डेटा, डायग्राम, सब कुछ देंगे। साइड बाय साइड करंट अफेयर्स देखेंगे तो नक्सलिज्म अभी इंडिया में कम होते जा रहा है। न्यूज़पेपर में ये न्यूज आर्टिकल्स आ रहे हैं कि क्यों कम होते जा रहा है, तो हम करंट अफेयर्स भी इंक्लूड करेंगे एंड विल आल्सो गिव यू रीजंस व्हाई नक्सलिज्म इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। तो स्टैटिक भी कवर हो गया, करंट अफेयर्स भी कवर हो गया। नेक्स्ट इज हर एक सेशन में एनरिचमेंट भी होता है। हम डेटा, डायग्राम्स, एग्जांपल्स ऐड करते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट। उसके बाद स्टूडेंट्स अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाता है along with the sessions। तो कंटेंट पार्ट इज कवर्ड, नोट्स भी बन गए। उसके बाद वी गिव हिम 2 क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, जिसे वो लिखता है एंड सबमिट करता है ऑन अ डेली बेसिस एंड वो इवैल्यूएट होते हैं। तो आपका कंटेंट पार्ट हो गया, साइड बाय साइड डेली प्रैक्टिस भी होगी। उसके बाद वी हैव डेडिकेटेड सेशंस ऑन आंसर राइटिंग। जैसे GS1 में हिस्ट्री के कैसे आंसर राइटिंग होना चाहिए, केस स्टडी का कैसे आंसर राइटिंग होना चाहिए, डेडिकेटेड सेशंस होते हैं बाय टॉपर्स एंड एक्सपर्ट्स हु टेल यू एग्जैक्टली कि यही फॉर्मेट में, यही टेम्पलेट्स यूज करके आपको आंसर्स राइटिंग करना है। उस पर स्पेशल सेशंस होते हैं। नेक्स्ट इज हर एक स्टूडेंट को कंपलसरी जूम लाइव टेस्ट देने हैं। अगर वो टेस्ट नहीं देगा तो हमारी टीम कॉल करके डांटेगी भी। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में एवरी स्टूडेंट हैज टू सबमिट देयर नोट्स ऑन अ डेली बेसिस। एंड आप यहां देखोगे हमारे संकल्प मेंस बैच स्टूडेंट हर रोज नोट्स हमें भेजते हैं, जिससे एक डिसिप्लिन बनता है, डिसिप्लिन से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है एंड वो एक वर्चुअस साइकिल बनता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो गिव देम 24/7 पर्सनल मेंटरशिप, जहां उसके डाउट्स इमीडिएटली सॉल्व करते हैं बाय माई सेल्फ एंड माई टीम, विच मेक्स दिस प्रोग्राम कॉम्प्रेहेंसिव। आंसर राइटिंग कवर्ड है, अकाउंटेबिलिटी कवर्ड है एंड प्रैक्टिस भी कवर्ड है, विच मेक्स दिस प्रोग्राम कॉम्प्रेहेंसिव। सो मेक श्योर अगर आपको मेंस कवर करना है इन 5 months, then संकल्प is a one stop solution. You can also check the reviews of all the toppers. मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, राइट फ्रॉम हर्षिता गोयल, मुदिता बंसल, अवधीजा गुप्ता, फरकंदा कुरैशी, शिवम सिंह। शिवम सिंह ने तो ये बैच 2 बार ज्वाइन किया था, 2023 में एंड 24 में।
दोनों बार उसका रैंक आया है, उसका भी आप रिव्यू देख सकते हो, उनके नोट्स देख सकते हो, उनके एनरोलमेंट देख सकते हो, सारे प्रूफ के साथ मैंने डाले हैं। अगर आपके और भी कोई डाउट्स है विद रिस्पेक्ट टू मेंस प्रिपरेशन, प्लीज कॉल मी ऑन दिस नंबर। थैंक यू।